डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। कॉमर्स पढ़ने के लिए विशेष रूप से इसकी अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपसे कॉमर्स के कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है, खास तौर से तब जब आप इस कॉमर्स की पढ़ाई को नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ किए हैं। इन वर्ड्स की परिभाषाओं को, इनके भाव को और इनके मतलब को समझना आपके लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए हम एक एक वीडियो में कुछ कुछ वर्ड्स को लेके आपसे डिस्कस करेंगे, जो भी वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो आइए देखते हैं, इसमें जो पहला वर्ड है वो है व्यापार। इसे हम व्यवसाय भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बिजनेस के नाम से जाना जाता है। बिजनेस, बिजनेस क्या है? किसी भी कार्य में व्यस्त रहने की स्थिति ही बिजनेस है। लेकिन यहां पर व्यापार या व्यवसाय का मतलब समझने के लिए यह जानने की आवश्यकता है कि किसी भी क्रिया को व्यापार कब कहा जाएगा। कुछ मूलभूत बातें हैं जिनके होने के कारण ही कोई क्रिया व्यापार कही जाती है। जैसे व्यापार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वस्तुओं का क्रय विक्रय। वस्तुओं का क्रय विक्रय। जब तक किसी क्रिया में वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होगा वह व्यापार नहीं कहलाएगा। मीन्स अगर हमें व्यापार करना है तो किसी वस्तु को खरीदने का काम करना होगा या किसी वस्तु को बेचने का काम करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें लाभ उद्देश्य। मानव के द्वारा कुछ ऐसी भी क्रियाएं की जाती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जैसे सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति की सेवा करना, उसे सड़क पार करा देना, किसी की सहायता कर देना, और इसके बदले अगर आप उससे कुछ भी नहीं ले रहे हो लाभ के रूप में तो वह व्यापार नहीं होगा। व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है और उसका उद्देश्य लाभ कमाना जरूर होना चाहिए। यदि किसी क्रिया में लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं हो तो पूरी तरह से यह जान लेने की आवश्यकता है कि वह व्यापार नहीं होगा। इसमें एक चीज और जानने वाली बात है, जो व्यक्ति व्यापार करता है उसे हम व्यापारी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति इन लेन देन की क्रियाओं को संपादित करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? व्यापारी या व्यवसायी के नाम से जानते हैं। तो तीन चीजें देखिए आपने, वस्तुओं का क्रय विक्रय होना चाहिए, लाभ का उद्देश्य होना चाहिए, और जो व्यक्ति इस क्रिया को संपादित करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? व्यापारी के नाम से जानते हैं। इसमें आते कौन कौन से हैं, कौन कौन से व्यवसाय इसके अंदर आते हैं आपके? तो आप देखें तो बैंक, बीमा। बैंक भी क्या करती है? धन के लेन देन का कार्य करती है, सेवाएं अपनी दे रही है। यहां पे वस्तुओं का क्रय विक्रय न करके सेवाओं का क्रय विक्रय हो रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। ऐसे ही बीमा कंपनियां हैं, वो भी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही लोगों का बीमा करती हैं। यातायात कंपनियां हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, यातायात कंपनियां, और
कुछ दुकानें भी हैं, जैसे अनाज की दुकान, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी की दुकान ना, मीन्स दुकान। दुकान में आपका अनाज की दुकान आ सकता है, कपड़े की दुकान आ सकता है, जिनमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा हो, वे सारी दुकानें इस व्यापार के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना कि व्यापार वास्तव में क्या है, क्योंकि अभी इसके बाद वाली जो चीज हम बता रहे हैं लगभग इन दोनों को हम एक समान समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक समान होती नहीं है। तो व्यापार आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय होना चाहिए, व्यापार करने का या व्यापारिक क्रिया करने का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, व्यापार करने वाले व्यक्ति को व्यापारी कहते हैं। इसके अंदर बैंक, बीमा, यातायात और दुकानें जो कि अनाज वगैरह का क्रय विक्रय करती हैं, इन सबको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रोफेशन या पेशा। पेशा सामान्य रूप से हम व्यापार और पेशा को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों में कुछ बेसिकली अंतर होता है, और वो अंतर होता है ये कि व्यापार में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, और जबकि पेशा में क्या है, सीधा सीधा किसी वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होता है, बल्कि सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। किसका क्रय विक्रय होता है? सेवाओं का। सेवाओं का क्रय विक्रय कैसे होता है? जब भी कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और उस बुद्धि का प्रयोग करने के लिए वो ढेर सारे ज्ञान एकत्रित करता है, मीन्स पढ़ाई करता है उसके लिए कुछ स्पेशल, और अनुभव अर्जित करता है। क्या क्या करता है इसमें? इस पेशा जैसे कार्य को करने के लिए कौन कौन से कार्य करने होते हैं? पहली बात तो बुद्धि का प्रयोग करना होता है, इसके लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त करना पड़ता है, और इसके लिए अनुभव भी इकट्ठा करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इन तीन चीजों को कलेक्ट कर लेता है, तो कलेक्ट कर लेने के बाद वह लोगों को शुल्क लेकर अपनी सेवाएं देने लगता है, और इस क्रिया को ही वाणिज्य की भाषा में प्रोफेशन कहा जाता है या सेवा कहा जाता है। इसमें मानसिक क्रिया ज्यादा होती है, और साथ साथ शारीरिक क्रिया भी होती है। जो भी व्यक्ति इसे करता है उसमें मानसिक क्रिया ज्यादा होती है और शारीरिक क्रिया कम होती है, लेकिन होती दोनों है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिर में ऐसा कार्य कौन सा है? तो एक तो आपके सामने ही खड़ा है, टीचर। इसमें उदाहरण आते हैं टीचर, वकील, प्रबंधक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये वे प्रोफेशंस हैं, वे कार्य हैं जिनको करने के लिए यह चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मींस ये लोग अपने कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपना अनुभव इकट्ठा करते हैं, जिसके कारण इस तरह के ये कार्य करते हैं और उनके बदले शुल्क प्राप्त करते हैं। डॉक्टर, इसमें वो डॉक्टर शामिल नहीं होगा जो दवाइयां देता है। डॉक्टर मीन्स अपनी फीस लेता है और दवाइयों को लिखता है। डॉक्टर के प्रोफेशन का मतलब क्या है? फीस लेना और दवाइयों को लिखना। ऑपरेशन करना है तो वो सिर्फ ऑपरेशन करता है, उसका चार्ज लेता है, दवाइयां अलग से होती हैं। तो कहने का मतलब प्रोफेशन या पेशा वो है जिसमें अपने ज्ञानार्जन के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाएं देता है और उन सेवाओं के बदले शुल्क प्राप्त करता है।
पेशा कहलाता है। तो अब आपने देखा होगा व्यापार और पेशा में क्या अंतर होता है। व्यापार बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो तब भी वो छोटे मोटे वस्तुओं का क्रय विक्रय करके व्यापार जैसी क्रिया को संपादित कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। प्रोफेशन में व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, ज्ञानार्जन करना होता है, अनुभव कलेक्ट करना होता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी सेवाओं का क्रय विक्रय करना होता है। इस तरह से व्यापार और पेशा, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेन देन। ट्रांजैक्शंस। लेन देन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लोगों के मध्य क्रय विक्रय करना, लेन देन करना, वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करना ही लेन देन कहलाता है। मीन्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वस्तु हो या सेवा हो, चाहे वो वस्तु हो और चाहे वो सेवा हो, इसका क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। मीन्स लेन देन इसका होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसका होना चाहिए। दूसरा, जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी आदान प्रदान हो रहा है, उसका मापन किसमें होना चाहिए, मुद्रा में मापन। मुद्रा में मापन मीन्स उन चीजों को मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है, उन वस्तुओं के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी कीमत को मुद्रा में नापा जा सके। और यह लेन देन दो तरह से हो सकता है। एक तो ये, अगर हम नकद किसी वस्तु के मूल्य को भुगतान करते हैं और लेते हैं तो ये हमारा नकद कहलाएगा। और दूसरा, अगर हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, उस सेवा को प्राप्त कर लेते हैं और उसके मूल्य का भुगतान भविष्य में कुछ समय के बाद करते हैं, तो उसे कहा जाएगा उधार। मीन्स इनमें दो पॉइंट्स हैं, नकद और उधार। लेन देन नकद भी हो सकता है और लेन देन उधार भी हो सकता है। मीन्स लेन देन या ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, आदान प्रदान। मीन्स वस्तु हो या सेवा हो, उसका लेन देन करना, दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान करना ही लेन देन कहलाता है। लेकिन उसके अंदर ये दो पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेन देन की जो आइटम्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका मुद्रा में मापन किया जाना चाहिए, चाहे वस्तु हो या सेवा हो। नेक्स्ट, इसके दो तरीके हैं, नकद भी लेन देन किया जा सकता है और उधार भी लेन देन किया जा सकता है। इसलिए हमने आपको यह बता दिया कि लेन देन में इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं, उधार भी हो या नगद भी हो, दोनों ही स्थितियों को लेन देन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुल विक्रय। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार लोग एक दूसरे से बात करने में या इंटरव्यू में इस चीज को बताने में थोड़ा सा गलत बता देते हैं या पूरी तरह से उसको स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। कुल विक्रय, कंपनियों में जब आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आप उस पिछली कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे थे उसका टर्नओवर कितना है। तो टर्नओवर जैसे लगता है कि क्रय और विक्रय जैसी स्थिति होती है टर्नओवर की, लेकिन आप गुमराह ना हो, ये है क्रय विक्रय दोनों की स्थिति नहीं है, बल्कि ये क्या है, कुल विक्रय है। टर्नओवर का मतलब होता है कुल विक्रय। मींस कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारिक संस्था हो, वो वर्ष भर में जो एक वित्तीय वर्ष निर्धारित किया जाता है, हमने आपको वर्ष दो तरह से बताए थे, एक कैलेंडर वर्ष बताया है और दूसरा हमने वित्तीय वर्ष बताया है। कैलेंडर वर्ष जनवरी 1 से स्टार्ट होकर दिसंबर 31 को क्लोज हो जाता है, जबकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वित्तीय वर्ष जो है, वो आपका अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 को वो क्लोज हो जाता है। तो चाहे वो कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, ईयर कैसा भी हो, उसमें उस 12 महीने के एक वर्ष के दौरान कुल विक्रय
कुल विक्रय में दोनों तरह के विक्रय शामिल होते हैं। एक होता है आपका कैश सेल, इसको बोलते हैं आप नकद विक्रय, और दूसरा होता है हमारा प्लस क्रेडिट सेल, मींस उधार विक्रय। मींस दोनों विक्रय को शामिल किया जाता है इसके अंदर। कुल विक्रय के अंदर नकद विक्रय और उधार विक्रय दोनों विक्रय को शामिल कर लिया जाता है। साल भर में कंपनी ने या संस्था ने जितने माल को बेचा है वही उसका क्या कहलाता है, टर्नओवर या कुल विक्रय कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कुल विक्रय टर्नओवर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, वर्ष भर में किसी संस्था के द्वारा जो भी वस्तु का वो लेन देन करता है, क्रय विक्रय करता है, उनमें क्रय को नहीं सिर्फ विक्रय को शामिल किया जाता है, और वो चाहे नकद विक्रय हो और चाहे वो उधार विक्रय हो, ये हमारा कहलाता है टर्नओवर, कुल विक्रय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमाणक। वाउचर, देखिए नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा प्रपत्र या ऐसा पत्र जो किसी क्रिया को प्रमाणित करता हो। मींस कोई भी लेन देन किया गया है और वो लेन देन वास्तव में किया गया है या नहीं किया गया है, और किया गया है तो कितने का किया गया है, कब किया गया है, उस लेन देन में कितने लोग शामिल रहे हैं, कौन कौन उसमें शामिल हैं, किनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, कितनी धनराशि का लेन देन किया गया है, इन सारी बातों को जो पत्र प्रमाणित करता है उसे ही प्रमाणक के नाम से जाना जाता है। और इन प्रमाणक में शामिल क्या क्या किया जाता है, इसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं, उन जर्नल एंट्रीज को शामिल कर लिया जाता है, या फिर जर्नल एंट्री के करने के पहले जो भी लेन देन होते हैं उसके लिए कुछ प्रपत्र होते हैं, उन प्रपत्र के आधार पर ही जर्नल एंट्री की जाती है। उसमें आपका है पहला क्रय बीजक। जब आप माल को खरीदते हैं तो आपको एक मेमो मिलता है, बीजक मिलता है, इनवाइस मिलती है, वो भी हमारे प्रमाण का कार्य करता है। तो क्रय बीजक प्रमाण का कार्य करता है। किराए की रसीद, अगर आप किराए संबंधी काम करते हैं तो उस किराए की जो रसीद मिलती है वो भी उस लेन देन के प्रमाणक का कार्य कर रही है। लघु रोकड़ ना, पेटी कैश बुक या कैश, जो भी वैसे भी देखिए आप जो भी क्रियाएं करते हैं, जैसे आप सामान जाते हैं दुकान पे लेते हैं तो उसके लिए बिल लेते हैं, तो बिल क्या है, उस क्रिया का प्रमाणक है। हम काफी जो पिक्चर देने जाते हैं तो देखने जाते हैं टिकट लेते हैं, टिकट क्या है, प्रमाणक। मीन्स कोई भी ऐसा प्रपत्र जो हमारे लेन देन को या हमारी क्रिया को प्रपत्र के द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित करे वो क्या कहलाता है, प्रमाणक। उसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, वाउचर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पूंजी, कैपिटल। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये पूंजी, कैपिटल। पूंजी के बारे में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तव में पूंजी होती क्या है। पूंजी के बारे में बिल्कुल साधारण सा फंडा है लोगों के बीच में कि वास्तव में किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि उसमें लगाई जाती है, व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो राशि उसमें इन्वॉल्व की जाती है सबसे स्टार्टिंग में, वो क्या कहलाती है, पूंजी। पूंजी के लिए देखिए एक सूत्र भी काम करता है। पूंजी कैपिटल इज इक्वल टू क्या होती है, कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल में क्या क्या शामिल होता है, कैपिटल में जो भी एसेट्स आपकी खरीदी गई होती हैं ना, व्यवसाय में कुछ एसेट्स भी खरीदी जाती हैं, तो व्यवसाय में आपने पूंजी लगाई है, ठीक है, और पूंजी में कुछ तो आपकी पूंजी होगी और कुछ इसमें आपने उधार भी ले रखा होगा, तो लायबिलिटीज कहलाती हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या कहलाता है, असेट्स कहलाता है। मींस पूंजी और बाहर से आपने जो उधार ले रखा है उनको अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या कहलाती है, हमारी संपत्ति कहलाती है। मींस
या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू, या एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। और अगर सिर्फ अब कैपिटल पता करना है तो कैपिटल को होल्ड कर दो और यहां से इस आउटसाइड लायबिलिटीज को उठा लो। मींस जो बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं उसमें से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो जो अमाउंट बचेगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। मींस बिजनेस में जो धनराशि या संपत्ति के ऊपर मालिक के द्वारा लगाए गए धन का आधिक्य ही पूंजी कहलाता है। और साधारण शब्द में तो आप ये जानिए कि किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए शुरू में उस व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय में जो धनराशि लगाई जाती है वो पूंजी कहलाती है। पूंजी में एक चीज जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालिक, यह जरूरी नहीं है कि व्यवसाय में पूंजी के रूप में केवल कैश ही लगाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो व्यवसाय में कैश भी अमाउंट दे सकता है, उसके पास एसेट्स भी हों। चाहे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में एसेट्स की आवश्यकता पड़ती है, संपत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। संपत्ति वहां पे क्या होते हैं, फर्नीचर दे सकता है वो, उसके पास अगर कोई मशीनरी है वो मशीनरी दे सकता है, उसके पास कोई गुड्स है, कुछ माल भी है और उस माल का व्यवसाय में उपयोग है तो माल भी दे सकता है। मींस कैपिटल में नकद धनराशि तो शामिल की ही जाती है, नकद धनराशि के अतिरिक्त संपत्ति के रूप में मशीन, फर्नीचर, भूमि, भवन, इसमें लैंड और बिल्डिंग भी आती है। अगर वो लैंड और अपनी बिल्डिंग व्यवसाय को दे रहा है तो ये भी कैपिटल के अंदर इन्वॉल्व होती है और वो गुड्स कुछ माल दे रहा है। मींस मालिक के द्वारा पूंजी के रूप में नकद के अतिरिक्त ये सारी वस्तुएं भी व्यवसाय को दी जा सकती हैं जिन्हें भी पूंजी में शामिल किया जाता है। और पूंजी क्या है, वास्तव में पूंजी व्यवसाय की टोटल संपत्तियों पर दायित्वों को घटाने के बाद जो व्यवसाय के मालिक के धनराशि का आधिक्य है वो क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूंजी आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का और वो है ड्राइंग्स, आहरण। आहरण इसको बोला जाता है ड्राइंग्स के नाम से। देखिए ड्राइंग और ड्राइंग्स दोनों में अंतर है। अगर आप यस नहीं लगाएंगे तो चित्रकला हो जाएगा, लेकिन यस लगाएंगे तो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण करना। आहरण वास्तव में क्या है, व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर कुछ धनराशि या कुछ माल, देखिए इसमें दोनों भी शामिल हैं, व्यवसाय से वो क्या आहरण के रूप में क्या करता है, कैश भी निकाल सकता है और गुड्स भी निकाल सकता है। मींस व्यवसाय में सपोज दैट व्यवसाय है शर्ट का और मालिक ने अपने पहनने के लिए व्यवसाय में से एक शर्ट निकाली अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। मींस मालिक के द्वारा व्यवसाय में से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई वस्तु या कोई माल निकाल लेना ही आहरण कहलाता है। अब इसमें सपोज दैट व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में से पैसा निकाल के अपने बेटे की स्कूल की फीस को भर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा, उसने कैश निकाला व्यवसाय से और किस लिए निकाला, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला। अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए क्यों, क्योंकि बेटे को पढ़ाना, उसकी फीस जमा करना, ये व्यवसाय के मालिक का अपना व्यक्तिगत कर्तव्य, ये व्यवसाय के अंदर नहीं शामिल होता है। तो व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय से पैसा निकाला तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, आहरण कहलाएगा। कभी कभी कहता है कि उसने क्या किया, अपनी LIC, अपनी उसने जो LIC कराई है, अपना जो जीवन बीमा कराया है, उस अपने जीवन बीमा के प्रीमियम को व्यवसाय से उसने क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो ये भी ड्राइंग्स के अंतर्गत आता है। हमने वस्तु के बारे में बताया कि शर्ट का बिजनेस है, शर्ट निकाल के अपने लिए प्रयोग कर लिया, तो वो भी आपका ड्राइंग्स कहलाता है। एक चीज इसमें और कई बार पूछी जाती है ड्राइंग्स में, वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, देखिए
व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में होने वाले लाभ को अगर ले रहा है तो उस लाभ पर बनने वाले टैक्स को भुगतान करने का दायित्व किसका होता है? मालिक का होता है। तो अगर व्यवसाय के मालिक ने अपने उस इनकम टैक्स का भुगतान व्यवसाय में से कर दिया तो भी ये क्या बना देगा? ड्राइंग्स बना देगा। तो ड्राइंग्स का सीधा सीधा मतलब है कि व्यवसाय के स्वामी द्वारा, व्यवसाय के ओनर द्वारा, उसके मालिक द्वारा यदि व्यवसाय से कोई वस्तु या नकद धनराशि अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, अपने परिवार के प्रयोग के लिए अगर उसमें से वो निकाल लेता है तो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिन पे हमने आपसे चर्चा किया। लगातार 2-3 वीडियो में हम कॉमर्स के वर्ड्स पे ही आपसे डिस्कस करेंगे और इन सारे वर्ड्स के बारे में अगर आपको कोई बातें न समझ में आई हो, कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।